प्रिय साथियों, डॉक्टर अशोक जतावत के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीट लेवल 2 2017 के पुराने क्वेश्चन पेपर जिसमें कि मैथमेटिक्स का जो पेपर है वो आज सोल्व करेंगे। तो आइए सोल्व करते हैं मैथमेटिक्स का पेपर। पहला क्वेश्चन करते हैं, इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स इज 27:64 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। यानी दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इनके पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो मान लीजिए एक जो क्यूब है उसकी साइड ए है और दूसरा क्यूब है उसकी साइड बी है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम दे रखा है ए क्यूब अपन बी क्यूब, कितना दे रखा है 27/64, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 तो इसका मतलब क्या हो गया, A/B = 3/4। ये 3/4 क्यों होगा, क्योंकि क्यूब क्यूब दोनों तरफ से हटा दिए। तो अब ये बोल रहा है कि इनके पृष्ठों का क्षेत्रफल यानी रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो वो क्या हो जाएगा A²/B²। तो A²/B² क्या हो जाएगा, A/B 3/4 दे रखा है, तो A² कितना होगा, 3×3 9 और 4×4 16। तो जो आंसर आ गया वो क्या 9:16, यानी सी आंसर सही है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल पोल इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1848 मीटर क्यूब। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल। यानी एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर है और इसका आयतन 1848 घन मीटर है। तो खंबे की ऊंचाई कितनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं आयतन यानी वॉल्यूम क्या होगा उसका कर्व्ड सरफेस का। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो है πr²h, और ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया होगा 2πrh। तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये जो πr²h वॉल्यूम दे रखा है वो दे रखा है 1848, और कर्व सरफेस जो है ना सिलेंडर का 2πrh, इसकी वैल्यू दे रखी है 264। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो गया, h से h कट गया, पाई से पाई कट गया, r से r² कट गया। तो ये इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या हो गया, r/2 = 1848/264। तो ये r की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो r = 7 हो जाएगा। इसको यदि काटेंगे क्योंकि ये 2 उधर जाएगा, तो r = क्या हो गया 1848 × 2/264। तो इसको सिंप्लीफाई करने आर की वैल्यू 7 होगी। तो देखिए आर की वैल्यू होगी 7। तो अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि खंबे की ऊंचाई कितनी है, यानी एच निकालना। तो हमें दे रखा है 2πrh = क्वेश्चन में दे रखा है 264। अब इसमें आर मालूम है, पाई की वैल्यू 22/7 है, 2 ये कांस्टेंट है, तो एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। एच = कितना हो जाएगा 264/2πr। तो इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आ जाएगा 264 / 2 × पाई की वैल्यू कितनी 22/7, 22/7 × आर की वैल्यू कितना आ गई 7। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो आपका आंसर आ गया 3 मीटर, बी आंसर सही है इसका। बहुत ही सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, इसमें दे रखा है एक कक्षा के 20 छात्रों ने गणित विषय में 100 अंकों में से क्रमशः निम्न अंक प्राप्त किए: 54, 46, 24, 36, 84, 70, 16, 58, 6, 82, 44, 54, 32, 64, 8, 66, 52, 28, 16 व 30। तो उपर्युक्त की वर्गीकृत बारंबारता सारणी कौन सी होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा, यदि हम इनको थोड़ा सा असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो 10 से 20 की जो कैटेगरी है उसमें सारे 100 अंक है वो 4 बार आए। इस तरह से 20 से 40 तक 5 बार आए। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। 40 से 60 तक 6 बार आए, 60 से 80 तक 3 बार आए और 80 से 100 तक 2 बार आए। तो खाली इनको अपने को असेंडिंग ऑर्डर में जमा के ये देखना है 10 से 20 तक कितने नंबर है, 20 से 40 तक कितने नंबर है, 40 से 60 कितने नंबर है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दे रखा है कि डिटेल्स ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीमा इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 6 आर शोन इन डायग्राम गिवन बिलो। सम ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीमा इन दीज सब्जेक्ट्स इज 480। रीड केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। दो क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें क्या दे रखा है, देखिए कि ये जो है ना एक राउंड है, तो ये राउंड में ये जैसा है ना, ये पूरा ये जो टोटल है ना, ये आगे आपके आगे 360 डिग्री टोटल, क्योंकि एक किसी भी पॉइंट के चारों तरफ जो पूरी एक सर्किल बनता है तो वो 360 डिग्री होता है। तो ये इन सबको जोड़ेंगे तो भी 360 होगा, 93, 87, 72 और 108, ये भी अपन यदि इन सबको जोड़ेंगे तो 360 डिग्री हो जाता है। अब ये बोल रहा है कि हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीमा इन मैथमेटिक्स। तो देखिए टोटल मार्क्स जो क्वेश्चन में दे रखा है वो है 480। तो सीमा के मार्क्स किस में, गणित में, तो गणित में डिग्री कितनी है, यदि मैथमेटिक्स है 93 डिग्री। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ इसको सोल्व करते हैं। आपके 93 डिग्री कितने में से, टोटली 360 डिग्री में से 360 इंटू टोटल मार्क्स कितने हैं आपके 480, तो 480 मार्क्स हो गए। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 12 12 तो 36 और 12 चौको 48 4। ये वापस कटेंगे, 3 से 93 कट गया तो कितना हो गया, 3 3 9 और 3 एकम 3, तो कितना हो, वैल्यू कितना हो गया 31 इंटू 4 इजिकल टू 4 और 4 थे 12 124। तो मार्क्स ऑब्टेन कितना हो गया, डी आंसर सही है, हो गया 124। अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। सीमा ने हिंदी में अंग्रेजी की तुलना में कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो देखिए हिंदी में कितना डिग्री है, हिंदी में 108 डिग्री, हिंदी में 108 डिग्री। और अब ये पूछ रहा है कि अंग्रेजी की तुलना में, तो इंग्लिश में कितने आया उसके 72 डिग्री, ये इंग्लिश में कितना है 72 डिग्री। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस 108 माइनस 72 इज इक्वल टू कितना हो गया 6, और 10 में 7 गया तो 3 36 डिग्री। तो अब ये जो डिफरेंस है वो पूछ रहा है कितने मार्क्स का डिफरेंस रहा। तो कैसे हो जाएगा, जैसे हमने पहले किया था वही 36 डिवाइड बाई 360 इंटू टोटल मार्क्स कितने हैं 480। तो इनको किया सिंप्लीफाई किया तो ये 36 ये कट गया 10 और ये 0 से 0 कट गया इज इक्वल टू 48। तो आंसर सही आंसर क्या आ गया, बी 48। लेकिन अब इसमें बोनस दे रखा है, इसका मतलब हो सकता है ये आपका पहले कभी रिपीट हुआ हो क्वेश्चन, इसलिए इसमें इसको बोनस मार्क्स दिया गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज नॉट द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन क्लासरूम। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, शुड बी रिलेटेड टू लाइफ, शुड बी इन बिहेवियरल टर्म्स, शुड बी टेस्टेबल और शुड बी स्पेसिफिक, यानी जीवन से संबंधित होने चाहिए, व्यवहारिक पदों में होने चाहिए, परीक्षण योग्य होना चाहिए और विशिष्ट होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो इसमें बोनस दे रखा है, तो इसमें या तो सारे सही है या एक भी सही नहीं है। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण के निम्न में से कौन सी विशेषता दर्शाता है, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता और साध्यता। तो इसका जो सही आंसर है वो ए और सी दोनों है, यानी ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी, ये दोनों इसके सही आंसर है, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है, अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रिया को न माप सकना और उपरोक्त सही। तो इसका जो आंसर है सही वो है डी है, यानी सारे सही है, अनुमान लगाना भी ठीक है, निर्माण में कठिनाई आता या फिर जटिल प्रक्रिया को न माप सकना, तो ये सारी चीज़ें वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी लिमिटेशंस है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है, यानी इंडक्टिव, डिडक्टिव, प्रोजेक्ट और एनालिटिकल। तो ये जो 4 तरह की विधाएं दे रखी है, तो इसमें से कौन सा जो विधि है वो मुश्किल है, तो उसमें जो सही आंसर है वो है प्रोजेक्ट, यानी प्रायोजना। ये जो प्रोजेक्ट है उनको कक्षा में, औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना बहुत कठिन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से गणित की भाषा है संकेतात्मक, राष्ट्रीय,
जटिल और वैदिक, यानी सिंबॉलिक, नेशनल, कॉम्प्लेक्स और वैदिक। तो इसमें जो सही आंसर है वो ए है, संकेतात्मक या सिंबॉलिक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से सही मायनों में गणित है? मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिकी विज्ञान और सापेक्षिक विज्ञान। तो इसका जो सही आंसर है वो है अमूर्त विज्ञान या एब्स्ट्रैक्ट साइंस, बी सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नांकित में से नहीं है, मतलब कौन सी सही नहीं है? शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता और विषय निष्ठता। तो इसका जो सही आंसर है वो है विषय निष्ठता या सब्जेक्टिविटी। तो गणित की तार्किकता है वो, उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? कौन सी विशेषता है जो कि ओरल वर्क के लिए सबसे सुटेबल है? तो ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, ये समय बचाती है, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है और मौखिक रूप से प्रश्नों को हल करने योग्य बनाती है। तो सबसे इसमें जो सुटेबल आंसर है वो ए है, ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, या फिर इट डेवलप द मेंटल प्रोसेस। तो इसीलिए ये जो मौखिक कार्य है वो कई बार अपन इसको फॉलो करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्योतिर्मिक शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? यानी फॉलोइंग आउट ऑफ द फॉलोइंग विच गैजेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज पर्टिकुलरली मोस्ट यूजफुल फॉर टीचिंग ग्राफ्स एंड ज्योमेट्री? एलसीडी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड प्रोजेक्टर और टेलीविजन। तो इसमें जो सबसे सही आंसर है वो है इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड, अंततः क्रियात्मक श्वेत पट या इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। द सिंथेटिक मेथड शुड बी यूज्ड टू टीच ज्योमेट्री इन स्कूल आफ्टर फॉलोइंग: इंडक्शन, सिंथेसिस, एनालिसिस और रिडक्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी है, एनालिसिस। उसके बाद में हम ज्योमेट्री पढ़ाते हैं, विश्लेषण के बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वैल्यू ऑफ रूट माइनस रूट 3 प्लस रूट 84 प्लस 18 रूट 3। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। ये जो क्या दे रखा है वैल्यू, अंडर रूट माइनस रूट 3 प्लस अंडर रूट 84 प्लस 18 रूट 3, इसका मान निकालना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? रूट माइनस रूट 3 प्लस 84 को क्या लिख सकते हैं? 81 प्लस 3, 84 हो गया, प्लस 18 रूट 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस रूट 3 प्लस रूट में 9 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस इसको 18 को कैसे लिखते थे? 2 इंटू 9 इंटू रूट 3। तो ये क्या हो गया? माइनस रूट 3 प्लस 9 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं आगे, अंडर रूट में माइनस रूट 3 प्लस ये स्क्वायर है, रूट है, स्क्वायर भी है और अंडर रूट भी है, तो स्क्वायर और अंडर रूट दोनों कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? प्लस 9 प्लस अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, तो क्या हो गया? अंडर रूट 3 स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 3। तो आंसर क्या आ गया आपका? बी 3 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 इज इक्वल टू के इंटू 4 की पावर 95 हो तो के का मान क्या होगा? तो क्या दे रखा है? 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 इज इक्वल टू के डॉट 4 की पावर 95। तो अब के की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे? 4 की पावर 95 इधर से लेफ्ट साइड में से कॉमन निकालते हैं,
तो बचा क्या, 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू के 4 की पावर 95। तो 4 की पावर 95 से 4 की पावर 95 कट गया, तो क्या हो गया, के इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 चौको 16 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 16 और 4, 16 में से 4 गया तो 12, 12 और 1 13, तो वैल्यू कितनी आ गई, सी 13 आ गई वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2b इज इक्वल टू क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसमें से 5a कॉमन निकाला और इसमें से 2b कॉमन निकाल दिया, तो 5a कॉमन निकाला तो क्या बचा, a प्लस 3 और इसमें से माइनस 2b कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें से कॉमन निकाल दिया, a प्लस 3 कॉमन निकाल दिया दोनों में से, तो बचा क्या, 5a माइनस 2b। तो ये जो सही आंसर है वो है डी, 5a माइनस 2b और a प्लस 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये एक नंबर दे रखा है तो इसको सोल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/√3 यहाँ लिख दिया, तो ये हो गया 2 की क्यूब अपॉन 10 की क्यूब प्लस 3√192/3, तो 192/3, तो इसको काटा 6 × 18 और एक बचा 12, तो 4 × 12, तो ये क्या हो गया, इज इक्वल टू, ये दोनों क्यूब क्यूब से ये क्यूब कट जाएगा, तो ये 1/2/10 प्लस यह आ गया 64 का मतलब हो गया 4 का क्यूब, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 10/2 प्लस 4, तो ये हो गया आपका 2 ऐसे में आ गया 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18/2 यानी 9 वैल्यू आ गई। तो सही आंसर क्या आ गया, ए आ गया 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 79 और x प्लस 6y इज इक्वल टू 47, तो x माइनस y का मान क्या है, तो क्या हो गया, क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 79 और एक तरफ दे रखा है x प्लस 6y इज इक्वल टू 47। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ जोड़ देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई किया उस पूरी इक्वेशन को, कितना हो गया, 2 से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, तो 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 79 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 × 18 और 7 × 14 और 1 15। अब इनको जोड़ा दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो गया, इससे ये कट गई, तो 4 और 1 5x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 और 8 15, हासिल 1 5 और 5 10 और 1 और 1 2, तो 205, 5x इज 205, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 205/5 इज इक्वल टू 41। अब ये जो x की वैल्यू 41 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख देते हैं, तो सपोज x प्लस 6y, x प्लस 6y इज इक्वल टू 47, तो 6y क्या हो जाएगा, 6y इज इक्वल टू 47 माइनस x कितना है 41, तो y कितना हो जाएगा, 47 माइनस 41 इज 6 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 1, तो x माइनस y क्या हो जाएगा, x माइनस y इज इक्वल टू क्या था, x कितना था 41 और y कितना है 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 40, तो आपका आंसर आ गया 40, ये आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 60x निम्न में से किसके बराबर है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 3x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 60x, तो सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा, 3 × 9x स्क्वायर प्लस 5 × 15 और 15 दूनी
30x प्लस 5 और 25 माइनस 60x। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9x² माइनस 30x प्लस 25, या इसको ऐसा करते हैं आगे, इसको कैसे क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी इसका जो सही आंसर है वो बी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 80 का कितना प्रतिशत 80 है, 80 का कितना प्रतिशत 80 है, तो वो 100% है, क्योंकि 80 का 80 है तो इसका मतलब कोई वो कोई चीज़ रह रही, तो इसका मतलब ये हो गया 100%। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी 100%। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक टेलीविज़न विक्रेता ने 9,600 की दर से 2 टेलीविज़न बेचे। तो देखिए 2 टेलीविज़न बेचे, कितने में बेचे 9,600 में, तो टोटल कितने में बेचे 2 इंटू 9,600 इजिकल टू हो गया आपका 00, 6 दूनी 12, हाँ सिर्फ 1, 9 दूनी 18 और 1 19। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब मान लीजिए उसमें से आगे बोल रहा है उसमें से एक टेलीविज़न पर 20% का लाभ और दूसरे पे 20% की हानि हुई, तो इस सौदे में कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। तो मान लीजिए उनके परचेज कॉस्ट दोनों की x है। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या हो गया 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए यदि 100 रुपये में खरीदा तो 120 रुपये में बेचा, 20% का फायदा हो रहा है, तो 120 अपॉन 100 इंटू मान लीजिए उसकी जो परचेज कॉस्ट है वो x है, तो 120 अपॉन 100 इंटू एक्स इजिकल टू कितना हो गया 9,600। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8,000। अब दूसरा केस, इसमें 20% का उसको हानि हो रही है, तो इसका मतलब 100 रुपये में यदि चीज़ खरीदी तो वो 80 रुपये में बेच रहा है, तो इस क्या हो जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू एक्स इजिकल टू 9,600। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इजिकल टू कितना हो गया आपका 12,000। तो देखिए एक टेलीविज़न उसने खरीदा 8,000 में और दूसरा टेलीविज़न खरीदा 12,000 में, और दोनों को उसने 9,600 में बेच दिए। तो देखिए उसने दोनों मिला के कितने में बेचे 19,200 में। परचेज कितने में किए, परचेज कॉस्ट कितनी होगी 8,000 प्लस 12,000, तो ये कितने हो गए 12 और 8 20,000, यानी 20,000 में उसने खरीदे और 19,600 में बेचे। तो नेट लॉस कितना हुआ 20,000 माइनस 19,200, तो 800 रुपये का हो गया। अब ये 800 रुपये का लॉस किस में हुआ आपका 20,000 के ऊपर हुआ, तो परसेंटेज लॉस कितना होगा, परसेंटेज लॉस इजिकल टू यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4%। तो इसका मतलब उसको 4% की हानि हुई है। तो जो सही आंसर है वो है सी 4% लॉस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्षेत्र में एक लक्ष्य को 6 मजदूर 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि यह लक्ष्य 4 दिन में पूरा करना होता है कितने मजदूर चाहिए। तो इसमें सीधा सा बात है, जब भी इस तरह के समय और काम के क्वेश्चन आते हैं तो MDH फॉर्मूला लगा दो। MDH फॉर्मूला क्या होता है M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। तो इसमें M मेन पावर हो गया, D नंबर ऑफ डेज और H नंबर ऑफ आवर्स। ये एक केस में, और दूसरे केस में नंबर ऑफ मेन पावर, नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ आवर्स पर डे। तो चूंकि इसमें नंबर ऑफ आवर्स नहीं दे रखे तो H हट जाएंगे, तो ये जो नेट फॉर्मूला क्या हो जाएगा M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले केस में 6 मजदूर है तो M कितना होगा 6, और कितने दिन में करता है 16 दिन में, तो 6 इंटू 16 इज इक्वल टू, अब ये है कि M2 कितना हो गया x मान लीजिए x, और D2 कितना है 4 दिन में पूरा करना, तो D2 x इंटू 4 दिन में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू 6 इंटू 16 अपॉन 4, तो ये 4 चौके 16, तो 6 चौक 24। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 24 मजदूर चाहिए। कितने मजदूर चाहिए, यदि जो काम है वो पहले केस में 16 दिन में करना है और अब उसको 4 दिन में करना है, तो पहले केस में 6 मजदूर थे और अब दूसरे केस में 24 मजदूर चाहिए। तो आंसर क्या आ गया 24, सी वाला आंसर सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी धन का 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640 रुपये हो तो मूलधन क्या होगा? तो सीधा सा इसलिए तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला वैल्यू रख दी है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? एस आई इज टू प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। खाली एक ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें मूलधन मतलब पी निकालना है। तो पी क्या हो जाएगा? पी इज टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड बाई आर इंटू टी। अब वैल्यू रख देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 8% की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 640। तो 640 इंटू 100 डिवाइड बाई रेट कितनी है? 8%। और टाइम कितना है? 5 वर्ष। तो ये 5। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 8 को इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना? 8 × 8 = 64 80। और इसको वापस 5 से किया तो ये हो गया 5 1 is 5 और 5 6 16 50 80। तो ये हो गया 1600। तो आंसर क्या आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट 1600। बी इसका जो ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। अब यदि 2016 में 1500 संख्या थी तो 2018 में लक्ष्य पूर्ति है तो विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी होंगे? तो देखिए आपका जो लक्ष्य है वो 10% वृद्धि का है। तो 2016 में कितना है? 1500। अब इसमें 10% की ग्रोथ करनी तो क्या हो जाएगा? 2017 में कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 10% किसका मतलब 150 इक्वल कितना हो गया? 1650। और 2018 में 1650 प्लस 1650 का 10% कितना होता है? 165। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 1 और 18 तो 1815। तो सही आंसर कौन सा होगा? बी 1850। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की सर्वांग समता का कौन सा प्रतिबंध लागू होता है? तो देखिए ये जो दो ट्रायंगल दे रखे हैं तो दो ट्रायंगल में क्या चीज़ मिल रही है? एक तो ये 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर यानी क्या हो गया आपका? भुजा। फिर ये 75 और ये 75 यानी कोण। और ये आमने सामने के कोण एक यानी ये तो नंबर वन इससे मिल रहा है। नंबर 2 एंगल, ये नंबर 2 एंगल। और ये नंबर 3 ये आमने सामने के कोण भी मिल रहे यानी एंगल और भुजा। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? डी कोण भुजा और कोण। दो कोण है और एक भुजा है। तो सही आंसर क्या हो गया आपका? डी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए चित्र में असमान संपूरक कोणों का सही युग्म है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए यानी जो DFE यानी ये एंगल व EFA EF और A ये दोनों। तो देखिए ये दोनों असमान एंगल है। इसी तरह से जो सेकंड कॉम्बिनेशन है उसमें AFB यानी ये और BFD यानी BFD यानी ये एंगल। तो ये दोनों असमान है इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समलंब चतुर्भुज की दो समानांतर भुजाएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 16 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 78 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो देखिए ये इसमें क्या दे रखा है कि एक समलंब चतुर्भुज है तो इसकी जो दो भुजाएं है एक तो 10 सेंटीमीटर होगी और एक हो गई 16 सेंटीमीटर। तो अब इसकी ये हाइट कितनी है ये निकालनी है अपने को, ये कितनी है। तो इसका जो एरिया दे रखा है वो कितना? 78 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ दोनों भुजाओं का सम 10 + 16 इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका? एरिया कितना दे रखा? 78। तो हाइट कितना हो जाएगा? 78 इंटू ये 2 उधर चला जाएगा ऊपर डिवाइड बाई 16 और 10 26। तो ये आपका आपस में कट जाएंगे। 26 को 78 से ये 3 बार कटेगा तो इक्वल 3 दूनी 6। तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर।
आंसर आ गया आपका सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी? तो देखिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और आधे भाग ये पूछ रहा है, इसका मतलब सिर्फ πr, इसका हाफ कितना होगा अपॉन 2, तो हाफ कितना हो गया πr, तो πr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई तो हो गया 22/7, और r कितना दे रखा है 56, ये व्यास है, डायमीटर है, तो इसका आधा हो जाएगा उसकी रेडियस, तो इसका मतलब 56/2, तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया 11, और ये 7 को किया 8, तो इसको 11 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 88 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या हो गया 88 सेंटीमीटर, बी आंसर सही है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, ये अपना मैथ्स का क्वेश्चन था। अब दूसरे पार्ट को हम दूसरे वीडियो में आपको देंगे, और विज्ञान का जो पोर्शन है वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू।